मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 में होगा। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसकी तैयारी के लिए हमको गणित भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बार 8 सब्जेक्ट हैं और 200 नंबर का प्रश्न आने हैं, मतलब 200 प्रश्न आने हैं। 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें 100 प्रश्न आए थे और गणित में से 20 प्रश्न आए थे। क्योंकि इस बार सिलेबस बड़ा है थोड़ा सा, तो इसमें से प्रश्नों की संख्या 25-25 हो जाएगी और 25-25 प्रश्न के हिसाब से मान से 4 विषय के हिसाब से 100 हो जाएगा पहले भाग में और दूसरे भाग में भी 100 हो जाएगा। हम गणित के सवाल को यहाँ पे हल करेंगे, आप वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत सरलता से हल कर सकते हैं। और देखिएगा, जैसे कि सवाल लिखा है यदि 6 साल के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो कितने वर्ष के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मतलब 6 साल के लिए 30% हो रहा है। अगर 100 रुपये का यदि ब्याज निकल रहा है तो 30% कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 6 वर्ष में, तो 5%। तो दर हमारा कितना निकल गया, दर हमारा 5% है। अब जब दर निकालना है 5%, तो इसका फार्मूला क्या होता है, टी बराबर कितने वर्ष में कह रहा है, टी बराबर SI गुने 100 P गुने R हो जाएगा। सरल सरल सा है। टी बराबर SI कितना है हमारे पास, SI हमारा कह रहा है कि मूलधन के बराबर मतलब 100 रुपये हो जाए और गुणे 100 लिखोगे और बटा P मूलधन मतलब कितना है हमारा, मूलधन तो 100 है, तो गुणे R कितना है, दर हमारा कितना है, दर हमारा निकल गया 5%। यहाँ पे निकाले हैं ना 5%, ठीक है, यहाँ पे 5% निकाले हैं तो दर हमारा 5 निकालेंगे। 100 कैंसिल करोगे, 20 पंचे 100, तो कितने वर्ष में, 20 वर्ष में हो गया। आसान सा है। आप देखिएगा अगला सवाल को। देखिए, एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना होता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है चाल का, तो मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब देखिएगा, जो 180 है ना, इसको हम 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो 18 एक कम 18 मतलब 10 बना 50, कितना हो जाएगा उत्तर आपका, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, यही उत्तर सही है। ये देखिए, आगे के सवाल को हल करिए। यहाँ पे देखिए जो सवाल लिखा हुआ है, 9,997 ऋण x बराबर 6457 ऋण 2354। तो पहले इस वाले को घटाएंगे हम, तो जब उस वाले को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6457 माइनस 2354, घटा दो, 7 में 4 घटाओगे तो 1 बचे, 7 में 4 घटाओगे तो 3 बचेगा और 5 में 5 तो 0, 4 में 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, 6 में 2 तो 41 और 3 बचा। तो 9,997 ऋण 4103, ठीक, बराबर x को बदल दोगे तो पक्षांतर करके इधर चला जाएगा, बराबर x हो जाएगा। अब देखेंगे कि 9,997 4103 घटाते हैं, 9,997 ऋण 4103, और जो घटाने पर उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो क्या होगा उत्तर हमारा, 7 में 3 घटाओगे तो 4 बचेगा और 9 की 9 बचेगा, 9 में घटाओगे तो 8 बचेगा, 9 में 4 घटाओगे तो 5 बचेगा, हो जाएगा 5894 आपका सही उत्तर, करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है। कह रहा अनुक्रम का 8वां पद कितना होगा, ये सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, और अनुक्रम का 8वां पद हमसे कह रहा है, पूछ रहा है कितना होगा। तो लिखेंगे 1 2 4 7 11। इसका पैटर्न पता करते हैं, 1 धन 1 बराबर 2 धन 2 बराबर 4 धन 3 बराबर 7 धन 4 बराबर 11। अब क्या होगा, 11 में 5 जोड़ेंगे, 11 5 16, 16 धन 6 बराबर 22 और 22 धन 7 बराबर 29, और यही वाला जो 29 है ना आपका उत्तर है। देखिए 29 आपका उत्तर है। इस तरह उनका 8वां पद आपको प्राप्त हो गया। अगले सवाल को ध्यान दीजिएगा। गणित का जो पोर्शन है एकदम इजी है और सरल तरीके से हल करिए इसको। कह रहा है 729 की घातें 1/3 का मतलब कितना होता है। आप जानते हैं 9 की घातें 3 होता है और 9 की घातें 3 का मतलब 1/3 की घात चढ़ा देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 की घातें 1। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि हमारे पास सूत्र होता है क्या, x की घातें यम का होल घात n बराबर x की घातें यम गुणे n।
ये वाला सूत्र होता है और इसके आधार पर हमने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो 9 घाते 1 मतलब 9 बच गया हमारा, और वही 9 हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल क्या है, बड़ा सरल सरल सवाल है इसमें, और सरल सवाल के हिसाब से हमको हल करना होता है, सरलता भरी पेपर है। देखिए कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं, उनका माध्य स्कोर क्या है। तो इन जो संख्या लिखा हुआ है इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक अंक इसमें कौन सा है और सबसे कम अंक कौन सा है। मतलब बहुलक में अगर कहा जाता है कि परिसर निकालना होता है ना, वही बात है। तो सबसे अधिक अंक कितना हमारे पास 76 है, 76 है, और उसमें सबसे कम अंक कितना है 22 है। तो 76 में 22 को जोड़ देंगे, 76 में 22 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 6 2 8 और 7 2 9, 6 2 8 7 2 9, 98 हो जा रहा है। इसमें 2 का भाग करोगे तो 49 दूना 98, और आपका जो उत्तर है ना ये 49 प्राप्त हो गया, बड़ी आसानी से और बहुत सरलता से हल हो रहा है। आगे भी देखते जाइएगा सवाल इसी तरह से। आगे क्या है, कह रहा है 1 वर्ष पहले ए और बी की संबंधित आयु अनुपात 3 4 थे, 1 वर्ष बाद ये 5 6 होगा, बी की वर्तमान आयु कितना है, तब बी के वर्तमान आयु 5 वर्ष होगा। देखिए कैसे 5 वर्ष होगा, मान लो ए की 3 है, ठीक है, ए की आयु कितना है 3 है, और बी की आयु कितना है 4 है। तो कह रहा है 1 वर्ष पहले 3 4 था, तो 1 वर्ष पहले है ये, 1 वर्ष पहले है ये, 1 वर्ष पहले। अब वर्तमान में जब लाएंगे इसको जब वर्तमान में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 4 अनुपात 5 हो जाएगा। और 1 वर्ष बाद 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 5 अनुपात 6, ठीक है ना। सॉरी ये बी वाला है, इधर पहले वाला बी है और ये वाला ए है, देखिएगा। तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु कितना है, तो बी की वर्तमान आयु ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे 5, तो हमारा 5 हो गया, बड़ी आसानी से उत्तर प्राप्त हो गया। चलिए अगला सवाल क्या है हमारे पास, अगला सवाल है एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की जाती है, टिकट की लागत में भी 10% की वृद्धि की जाती है, तो हम दोनों ही कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आप सवाल देखिएगा, मस्त है, एकदम मज़ेदार सवाल है। ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल को छोड़ करके परीक्षा से नहीं आना है, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो हमको दिख रहा है उसको अच्छे से अमल में करना है और उसको छोड़ के नहीं आना है। देखिए सवाल क्या है कि एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या 25% है, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र है हमारे पास, सूत्र है ए धन बी धन ए बी बटा 100, ये वाला सूत्र लगाएंगे और इस सूत्र के हिसाब से हमको हल कर देना है। देखिए ए वाला क्या हो जाएगा 25, बी वाला क्या हो जाएगा 10, तो 25 धन 10 धन ए बी मतलब 25 गुणे 10 बटा 100। अब इसको हम कैंसिलिंग करेंगे, तो कैंसिलिंग करेंगे तो 10 दाहम 100 10 बचेगा, 10 दाहम 100 10 बचा, और ये कितना बचा 2.5, 25 10 35 हो जाएगा, धन 10 से भाग करेंगे तो 2.5 बचेगा, तो 35 36 37 मतलब 37.5 ये इसका उत्तर हमको प्राप्त हो गया बड़ी आसानी से। ये देखिए एकदम इजी है और सरल तरीके से इसको हल करिए, मस्त एकदम। देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, लेकिन बने रहिएगा, अभी आगे भी चल रहे हैं हम। अगला सवाल है समय वाला, कैलेंडर का सवाल है। यदि 7 नवंबर 2017 को मंगलवार है तो 2022 में 9 वर्ष किस दिन को पड़ेगा। इसका सवाल है मज़ेदार। यदि 7/11 को, देखिए 7/11/2017 को कौन सा दिन था, 7/11/2017 को कौन सा दिन था, मंगलवार। तो देखिएगा मंगलवार तो था, तो इसमें हम कब पूछेगा, 2022 हमसे पूछेगा कि 2022 में कब पहला दिन कौन सा होगा। तो 2017 2018 2019 2020 और 2021 2022। देखिए मस्त है, देखिएगा तो सही, हल करके दिखा रहे हैं हम। देखिए 17 को मंगलवार, 7 नवंबर को, और 18 को क्या होगा, हर साल अगले साल आने वाले पर एक दिन बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है बुधवार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बुधवार, फिर क्या हो जाएगा 19 में गुरुवार होगा, ठीक है, और 20 में 20 लीप वर्ष है तो शनिवार होगा, क्योंकि 20 लीप वर्ष है ना, तो एक वर्ष एक दिन बढ़ जाएगा शनिवार, फिर 21 में रविवार हो जाएगा। चलिए वही बात है, रविवार होगा। अब 22 में कौन सा होगा, कह रहा है 21, अब 7 कह रहा है
22 में 9 वर्ष कौन सा दिन पड़ेगा? तो ये तो 7/11 तक हो गया, तो इसके कितने दिन बच रहे हैं? नवंबर महीने के 23 दिन बच रहे हैं नवंबर महीने के, और दिसंबर के 31 दिन बच रहे हैं। तो इसको 3 और 1 4 54 हो गया। 54 में अगर 7 का भाग करोगे ना तो शेष फल हमारे पास 5 बच रहा है। तो बबुआ जब शेष फल 5 बच रहा है तो शेष फल 5 और 1 दिन अधिक हो जाता है साल का वो, तो कुल मिलाकर के 6 दिन बचेगा। अब 6 दिन जब बचेगा तो रविवार के बाद 6 दिन, तो क्या हो जाएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 6 दिन, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 दिन का जो डेटा है, 6 दिन का जो डेटा है हमारे पास वो हमारा सही है। 1 2 3 4 5 और ये 6 दिन का डेटा हमारा सही है। 6 दिन में शनिवार हो रहा है, तो हमारा उत्तर शनिवार हो गया। चलिए, बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल है हमारे पास, एक परीक्षा में एक छात्र को 178 अंक प्राप्त हुए, वह 32 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है तो परीक्षा में कुल अंक कितने के थे? अब देखिएगा, कह रहा है 178 अंक प्राप्त हुए, 32 अंकों से फेल हो गया, तो 178 अंक में से अपन को 32 जोड़ देना है, तो न्यूनतम पूर्णांक प्राप्त हो गए। 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 7 3 10 11 की 1 हासिल 1 और 1 2। देखिए 210 में वह जो है पास होना है उसको। तो 210 में यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 35 है तो कितने का 35% है? 210। तो 210 गुणे 100 बटे 35 करेंगे। क्या करेंगे? 210 गुणे 100 बटा 35। ठीक, 7 पना 20 पंचे 100, 7 पना 35, 7 त्रिक 21, 30 बचा, तो 3 दूना 6, 600। तो पूर्णांक कितना था उसका? 600 पूर्णांक था। चलिए, सरल है और आगे भी देखते हैं। आगे का सवाल मज़ेदार है। यदि ए बी सी डी ऐसी 4 संख्याएं हैं जिनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो आखिरी संख्या 18 है। प्रथम संख्या क्या होगी? सवाल में यहाँ पे सब ऑप्शन में लिखा हुआ है, चूँकि हमको लगा के दिखाना है। अब कह रहा है 3 संख्या ए बी सी डी है ना, ए धन बी धन सी, 3 का औसत बटा 3 करेंगे। 3 का औसत कितना है? कितना है? 16 है, तो बराबर 16, मतलब ए धन बी धन सी बराबर 16 त्याई 48। 48 हो गया भैया, 3 को पक्षांतर कर देंगे तो 16 के में 3 का गुणा हो जाएगा, 16 त्याई 48 हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो बी धन सी धन डी बराबर, ये डी है, बराबर कह रहा है 15 है, तो 15 में 3, तो 15 त्याई 45 हो जाएगा। गुणा कर दिए, सब हो गया। अब देखिए, कह रहा है यदि आखिरी संख्या 18 है तो आखिरी संख्या कितना है? 18 है। तो आखिरी संख्या क्या है? डी है, तो डी की जगह में क्या लिख देंगे? 18 लिखेंगे। तो 18 को बदलेंगे तो इधर 18 घट जाएगा, तो जब 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15 में 8 गए तो 7 बचा, और 3 4 में 2 गए, मतलब 3 में 1 गए तो 2 बचा, तो ये 27 प्राप्त हुआ हमारे पास। अब बी धन सी का मतलब कितना हो गया? 27 हो गया। तो सीधी सी बात है कि जब बी धन सी का मतलब 27 हुआ हमारे पास, तो बी धन सी जहाँ पे होगा वहाँ पे 27 रख देंगे, तो सी का मतलब निकल जाएगा। ठीक है, बी धन सी का मतलब जहाँ पे है वहाँ पे 27 निकाल देंगे तो ए का मतलब निकलेगा। तो बी धन सी मतलब 27, तो कुल मिलाकर के जब 27 यहाँ पे रखेंगे तो पक्षांतर होके क्या चला जाएगा? दाईं ओर। तो 27 घटा देंगे कुल मिला के 48 में, तो भैया 48 में 27 आप घटाओ तो ए का निकल जाएगा मान। तो 8 में 7 गए, 18 में 7 गए, 8 में 7 घटाओगे तो 1 बचेगा, और 4 में 2 घटाओगे तो 2 बचेगा। तो 21 जो संख्या है आपका ना, ये आपका उत्तर है। देखिएगा, मतलब इसका समझ में आया होगा आपको कि क्या है। अगला सवाल क्या है? शेषफल प्रमेय का सवाल है। सवाल है कि 3x घाते 7 ऋण 27 घाते 5 धन 5 घाते 3 ऋण 45 धन 7 को धन 3 से विभाजित किया तो शेषफल क्या हो? शेषफल प्रमेय आपको याद रखना है, x माइनस एक्स धन a बराबर 0, तो x बराबर माइनस a हो जाता है। अब देखिए, ये वाला चीज़ याद रखना है, तो x धन 3 मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा।
तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ -3 रखेंगे। तो 3 की घातें x की घातें 7, मतलब 3 गुणे 3 की घातें -3 की घातें 7, फिर -27 है तो क्या हो जाएगा 3 की घातें 3 गुणे x का मतलब कितना है -3, तो -3 की घातें 5। देखिए फिर ऋण है 45 गुणे -3, कोष्टक लगाएंगे, दो चिन्ह साथ में नहीं रहेंगे इसलिए अपन कोष्टक लगाएंगे सब में। फिर धन 7 हो जाएगा। पूछ रहा है कि शेषफल कितना होगा, तो 3 की घातें 7 है ना, और 3 की घातें 8 हो जाएगी, क्योंकि आधार संख्या समान होता है और गुणा होता है तो घात घात जुड़ जाता है। तो जब घात घात जुड़ जाता है तब फिर क्या होता है, देखिए घात घात जुड़ जाता है तब क्या होता है, 7 की घात 3 की घातें 8 करोगे इसको, तो लिखो आप 3 की घातें 8, 3 की घातें 8, ठीक। अब चूंकि ऋण लगेगा और यहाँ पे ऋण धन हो जाएगा, धन 5 3 की घातें 8, और ऋण धन हो जाएगा, धन 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 चौको 12 और 1 13, 175, और धन 7। और हमने एक चीज़ इसमें भूला है, ये 5x की घातें 3 को भूला है, 5x की घातें 3 को भूला है, तो सॉरी हम फिर इस चीज़ को मिटा करके आपको पुनः हल करके बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए 3x की घातें 7 है, तो चूंकि शेषफल प्रमेय है तो x धन 3 है बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -3 होगा। तो जहाँ पर x बराबर -3 है वहाँ पे हम x आते ही हम -3 रख देंगे, तो 3 गुणे x की घातें 7 है ना, तो -3 की घातें 7 करेंगे। फिर -27 है तो मतलब 3 की घातें 3 गुणे x की घातें 5 है तो 3 की घातें ऋण 3 की घातें 5 करेंगे। चलिए ऋण 3 की घातें 5 करेंगे। फिर धन 5x की घातें 3 हैं तो गुणे 5 गुणे ऋण 3 की घातें 3 करेंगे। फिर ऋण 45 गुणे ऋण 3 करेंगे, और क्या लिखेंगे धन 7 करेंगे। क्या करेंगे, धन 7 करेंगे। तो समीकरण ये बन गया। तो 3 की घातें 7 है और 3 की घातें 1 है तो कितना हो जाएगा, 3 की घातें 8 हो जाएगा, और ऋण 3 की घातें 5 3 8 हो जाएगा, तो 3 की घातें 8 हो जाएगा। ये ऋण धन होगा और ये वाला ऋण होगा, और धन और ऋण हो जाएगा। 3 3 27, 27 पंचे 135 हो जाएगा, और 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 चौको 12 13, 135। तो अब क्या बचेगा, धन 7 बचेगा, तो धन 7 कर दोगे, इससे इसको कैंसिल करोगे, इसको इससे कैंसिल करोगे, ऋण धन है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। उत्तर आपका कितना हो जाएगा, उत्तर आपका होगा 7। तो ये देखिए 7 हो गए। आपको ये चीज़ समझ में आता होगा, सीधी सी बात है। अब चलिए अगले सवाल पर भी ध्यान देते हैं। अगला सवाल है मस्त, औसत निकालिए। औसत तो सीधी सी बात है आपसे बननेगा, और हर किसी से बनना चाहिए। तो सबको जोड़ देते हैं और आपस में जोड़ के भाग कर देते हैं उतनी संख्या से जितनी बार है ये। तो 9 9 18, 18 19 20 की 0 हासिल 2 बचेगा, और 2 और 5 7, 7 1 8, 8 दूना 16, 16 4 20 और 2 22, 220 बटे 1 2 3 4 5, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 44 आ गया आपको उत्तर। ये उत्तर प्राप्त हो गए। चलिए आगे का सवाल देखिएगा। ये सवाल तो पुत गया है एकदम। और ये सवाल, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। देखिए ये जो वर्ग है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जब इसका विकर्ण जो है 4√2 है, 4√2 है। देखिए 4√2 विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। तो विकर्ण क्या है, तो ऑलरेडी विकर्ण लिखा है, विकर्ण बराबर a4√2, सीधी सी बात है। तो देखिए ये जो विकर्ण है ना, तो विकर्ण क्या होता है a√2, तो मतलब a का मतलब 4 हो जाएगा। तो 4 एक भुजा है ना, तो इसका क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 गुने 4, तो 4 चौको 16 हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल भी प्राप्त हो गया। अगला सवाल को देखिएगा। अगला सवाल है तो ठीक है दमदार, लेकिन ये पुत गया है यार। और इसके बाद फिर अगला सवाल आ गया। अब अगला सवाल को कैसे करेंगे, कह रहा है 8 की घातें 4 बराबर 4 की घातें n। तो देखिए 8 की घातें 4 है ना,
तो इसको देखिए 2 की घातें 3, 2 की घातें 3 की घातें 4 बराबर 2 की घातें 2 की घातें n। देखिए अब सरल हो गया सवाल आपका। कैसे सरल होगा भैया? आसानी से 2 की घातें 3, 2 की घातें 12, तो क्या हो जाएगा 2 की घातें 3 गुणे 4 कर देंगे तो 2 की घातें 12, 2 की घातें 12, 2 की घातें 12 बराबर 2 की घातें 2n, 2 की घातें 2n, तो 2 से 2 को कैंसिल करो यानी 2n बराबर 12। ठीक, तो n बराबर 2 छक्का 12, तो n बराबर क्या हो गया आपका? n बराबर 6 हो गया। यही आपका उत्तर है। ये देखिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए वीडियो को। अभी आगे और सवाल है हमारे पास, उन सवालों को हल करना है और फिर इसके बाद हमको छोड़ना है ये चीज़। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर धन 2x और एक्स स्क्वायर धन 2x बटे x धन 2, और इसका मतलब कितना होगा? यहाँ पे x को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x धन 2, और नीचे भी अपन x धन 2 को बचा लिए, तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या बचेगा? हमारे पास x बचेगा और यही x आपका उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर भी हमको ध्यान देना है। अगला सवाल क्या है कि एनी 5 किलोग्राम प्याज को खरीदने के लिए उतनी ही धनराशि लेकर बाजार गई थी। उस दिन प्याज की कीमत 25% की वृद्धि हुई, वह कितने प्रतिशत कम प्याज खरीद सकती हैं? ये सवाल है, मस्त है एकदम। इसको क्या करेंगे कि वृद्धि हुआ है ना, कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है? 25% की वृद्धि हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 25 बटा 125 गुने 100, ये चीज़ करेंगे। तो 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो उत्तर आपका 20% प्राप्त हो गया। सीधी सी बात है, ऐसे सवाल को हमको हल करना है। चलिए, हमारा काम अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखा करिए और निरंतर पढ़ते रहिए। एकदम सुस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, आपको अच्छे से स्कोर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।